दिन भर की खबरें, दुनिया भर की खबरें, बीबीसी पर, बीबीसी दुनिया पर। चलो शुरू करते हैं। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्यों बढ़ रहे हैं यूरोप में प्रवासी। यूरोप जाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं प्रवासी। इटली ने कहा, प्रवासियों को रोकने के लिए ईयू को और ज्यादा करनी चाहिए कोशिश। दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। अफ्रीका से इटली के रास्ते फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जाने की चाह रखने वाले प्रवासियों की करेंगे बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद सेना के एक जवान को बचाया गया। 22 जवान अब भी लापता। ये इलाका भारत और चीन और नेपाल की सीमा के है करीब। बाढ़ के पानी में बह गए 2 पुल भी। जारी है सर्च ऑपरेशन। न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक पर पुलिस छापेमारी और उसके संपादक की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के प्रेस क्लब में जुटे पत्रकार। मीडिया के 16 संगठनों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ को लिखा खत, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने की मांग की। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली की लिकर पॉलिसी में कथित घोटाले के तहत हुई गिरफ्तारी। अरविंद केजरीवाल ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की घबराहट करार देते हुए कहा, विपक्ष के और भी नेता होंगे गिरफ्तार। एशियन गेम्स के 11वें दिन भारत ने जैवलिन थ्रो में बनाया इतिहास। नीरज चोपड़ा को मिला गोल्ड और किशोर जैना को सिल्वर। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में भी मिला गोल्ड। क्वांटम डॉट की खोज के लिए अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को मिला केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। इस खोज से LED लाइट, टीवी स्क्रीन टेक्नोलॉजी और खासकर कैंसर ट्यूमर को पहचानने में मिलेगी मदद। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। यूरोप के लिए प्रवासियों का आना एक बड़ी समस्या रहा है। यहाँ कई देश प्रवासियों के बारे में अलग अलग राय रखते हैं और कुछ देशों में प्रवासियों को लेकर तालमेल की कमी भी देखने को मिलती है। लेकिन इससे प्रवासियों के इरादों पर कोई असर नहीं पड़ता और वो तमाम मुश्किलों को पार कर यूरोप की तरफ बढ़ते रहे हैं। कवर स्टोरी में आज इन्हीं की बात। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चेतावनी दी है कि यूरोपियन यूनियन ने यदि समाधान नहीं तलाशा तो यूरोप प्रवासियों से भर जाएगा। यूरोप जाने वाले प्रवासियों और शरणार्थियों की तस्करी वाली नावें सबसे ज्यादा इटली में पकड़ी जा रही हैं। इस साल 1,33,000 प्रवासी इटली पहुंचे हैं। ये संख्या पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुनी ज्यादा है। दक्षिणी यूरोप पहुंचने वाले अधिकतर प्रवासी फिर उत्तर में जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन जैसे देशों का रुख करते हैं। पर एक इलाका है जो प्रवासियों के सैलाब से निपटने की कोशिश करता रहा है। वो है फ्रांस और इटली के बीच की सीमा। पिछले कुछ महीनों से यहां से उत्तर की ओर जाने वाले प्रवासियों की संख्या 2 गुनी हो गई है। बीबीसी संवाददाता मार्क लोवेन ने सीमा पर 2 अलग अलग जगहों का जायजा लिया जहां प्रवासी इटली से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस तैयारी में उम्मीद है, उम्मीद आज़ादी की तरफ बढ़ने की। उनकी मंजिल है यूरोप। वो फ्रांस और उससे भी आगे जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इटली तक पहुंच पाए हैं। अपने सपनों के साथ यहाँ पहुंचे प्रवासियों की संख्या पिछले साल से ज़्यादा है। उन्हें फ्रांस और इटली की मुश्किल सीमा को पार करना है। उमर लीबिया के रास्ते नाइजीरिया से यहाँ पहुंचे। दक्षिणी इटली के द्वीप लैम्पेडूसा पहुंचने के लिए उन्होंने तस्करों को $800 दिए। उनकी मंजिल है ब्रिटेन। I just want to have a good life, to study there. But have you not seen all the... लेकिन क्या आपको पूरी बात नहीं पता? क्या आपने नहीं सुना कि लोगों को ब्रिटेन और फ्रांस से वापस भेजा जा रहा है? Britain or sent back from France? Yes, I am seeing, but I will just try my best to do. I will try again to go. कुछ लोग जल्द नाकाम हुए। मिस्र के इस व्यक्ति को वापस भेजा जा रहा है। वॉलंटियर एलेना का कहना है कि इटली की पुलिस ने आंखें मूंद ली हैं। उन्हें पता है कि हम यहाँ क्या करते हैं। उन्हें पता है कि ये लोग यहाँ क्यों हैं। ये एक खेल की तरह है। वो जानते तो हैं, लेकिन जताते हैं कि नहीं जानते हैं। बस का छोटा सा सफर और वो सीमा पर पहुंच जाते हैं।
लेकिन पुलिस के डर से अधिकतर लोग सही रास्ता नहीं पकड़ते, बल्कि जंगलों में जाकर वहां से निकलने के मौके का इंतजार करते हैं। यूरोप जाने का ये रास्ता मुश्किलों से भरा है, जो पहले ही कई लोगों की जान ले चुका है। कई लोग दूसरे रास्ते पर दक्षिण में नीस के करीब वेंटीमिग्लिया की ओर बढ़ते हैं, लेकिन फ्रांस की तरफ काफी सख्ती है। हर ट्रेन की जांच होती है और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। दोनों तरफ से ऐसे ही चलता रहता है। इटली के अधिकारी खुश होते हैं कि प्रवासी यहाँ से फ्रांस चले गए। उधर फ्रांस की पुलिस कहती है कि हमें प्रवासियों की जरूरत नहीं है और उन्हें सीमा के उस पार वापस भेज देती है। यूरोप के बीच में ये जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, ये परेशान करने वाला है। तमाम बाधाओं के बावजूद संभावना यही है कि उनकी कोशिश जारी रहेगी। Non funziona l'Unione Europea. यूरोपियन यूनियन काम नहीं कर रही है। हर देश अपने प्रवासियों की सीमा तय कर रहा है और इटली को अकेले बोझ उठाना होगा। फ्रांस ने अपनी सीमा पर निर्बाध आवाजाही रोक दी है और हम बड़ी संख्या में पीछे हटने के लिए मजबूर हैं। इससे ब्रिटेन की तरफ भीड़ बढ़ रही है। समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। प्रवासी अपनी हदों को लांघ रहे हैं। हम उत्तर का लंपेडूसा बन सकते हैं। सीमा पर रेड क्रॉस प्रवासियों की मदद कर रहा है, लेकिन यूरोप जाने वाले प्रवासी लंबे इंतजार के साथ यहाँ फंसते चले जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इटली और यूरोप के अन्य देशों में पहुंचने के लिए प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है? ब्रिटेन में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल माइग्रेशन के प्रोफेसर नैंडो सिगोना इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। We have had COVID, we have had the food and energy crisis, we have had पहले कोविड संकट, फिर खाद्यान्न और ऊर्जा संकट, ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जिन्होंने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर कर दिया है। यदि आप ये देखें कि भूमध्य सागर पार करने वाले ये लोग असल में हैं कौन और 10 साल पहले आए लोगों से उनकी तुलना करें, जब पहला तथाकथित शरणार्थी संकट पैदा हुआ था, तो आप पाएंगे कि इसमें कई और देश शामिल हैं। तो ये एकदम स्पष्ट संकेत है कि ये एक व्यापक वैश्विक संकट है। ये वो लोग हैं जो जलवायु परिवर्तन की वजह से बाहर निकल रहे हैं। हमने सूखे जैसी जलवायु की कई खराब दशाएं देखी हैं। ये सब इस पर निर्भर है कि आप शरणार्थियों को कैसे परिभाषित करते हैं। हमने प्रवासियों के कई नए रूप देखे हैं। ये लोग संयम खो बैठे हैं क्योंकि उनके देशों में उनके लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ये लोग इस बात को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं कि इस समय शरणार्थी आखिर कौन है। आप देखिए कि यूक्रेन के प्रवासियों का यूरोप के कई देशों में किस तरह स्वागत किया गया। प्रवासियों के लिए, शरणार्थियों के लिए योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इटली में इस समय जो तनाव नजर आ रहा है, उसका आगामी यूरोपीय चुनावों से संबंध है। इसी मुद्दे से जुड़ा तनाव हमने पिछले कुछ महीनों के दौरान जर्मनी और फ्रांस में भी देखा है। यूरोप के कुछ देशों में इसी तरह की गठबंधन सरकारें हैं। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि तनाव किस तरह बढ़ा है। जहां प्रवासियों को यूरोप की सियासी जंग में अक्सर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। tension is growing and migrants are often used as a weapon in this sort of European-wide. भूमध्य सागर पार कर यूरोप के तटों पर पहुंचने की कोशिश करने वाले अफ्रीकी प्रवासियों के लिए ट्यूनीशिया मुख्य ठिकाना बन गया है। प्रवासियों से जुड़ी समस्या के हल के लिए यूरोपियन यूनियन ने ट्यूनीशिया की सरकार के साथ एक समझौता किया है। 11 करोड़ डॉलर से ज़्यादा के समझौते पर जुलाई में दस्तखत किए गए थे। इसके जरिए तस्करी को रोकने, सीमाओं को मजबूत करने और प्रवासियों को वापस भेजने की बात की गई थी। इसमें यह वादा भी किया गया था कि सीमा पर सभी प्रवासियों के साथ ठीक बर्ताव किया जाएगा और उनके मानवाधिकारों का भी ख्याल रखा जाएगा। समझौते में ये भी कहा गया था कि प्रवासियों के लिए कानूनी रास्ते भी तलाशे जाएंगे, लेकिन ये समझौता पूरी तरह लागू नहीं हुआ है और इस दौरान यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक नज़र डालते हैं ताज़ा आंकड़ों पर। साल 2022 में यानी पिछले साल लगभग 1,60,000 प्रवासी समुद्र के रास्ते से इटली, ग्रीस, स्पेन, साइप्रस और माल्टा पहुंचे थे। इनमें से 2,000 से अधिक प्रवासी खतरनाक समुद्री यात्रा के दौरान या तो लापता हो गए या मारे गए। इस साल ब्रिटेन में लगभग 25,000 लोगों ने छोटी बोट्स के जरिए फ्रांस से इंग्लैंड का रास्ता जोखिम उठाकर तय किया।
और ब्रसल्स में हुई बैठक में यूरोपियन यूनियन शरण मांग रहे लोगों और अवैध प्रवासियों की समस्या से निपटने के लिए एक समझौते पर सहमत हो गया है। इसके तहत इटली, ग्रीस जैसे देशों पर बोझ को कम करने की बात कही गई है। और अब बात पाकिस्तान की, जहां सरकार ने अफगान शरणार्थियों को 1 नवंबर तक देश छोड़ने को कहा है। साल 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से पाकिस्तान में हजारों अफगान शरणार्थी आए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2021 से 13 लाख शरणार्थी रजिस्टर किए जा चुके हैं, जबकि 9 लाख दूसरे लोगों को भी लीगल स्टेटस दे दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री के अनुसार करीब 17 लाख लोग देश में अभी भी अवैध रूप से रह रहे हैं। 1 नवंबर से पाकिस्तान आने वाले अफगान नागरिकों पर भी सख्ती बढ़ने वाली है, क्योंकि वीज़ा और पासपोर्ट वाले लोगों को ही वहां आने दिया जाएगा। लेकिन देश छोड़कर जाने से मना करने वालों का फिर क्या होगा? इस पर पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा, अगर वो नहीं जाएंगे तो सुरक्षा एजेंसियों या फेडरल सरकार से उन्हें डिपोर्ट करने के लिए मदद ली जाएगी। पाकिस्तान में मौजूद अफगान अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों ने कानूनी और गैर कानूनी तरीके से यहां रह रहे अफगान नागरिकों से पूछताछ करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के दूतावास के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में 1000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तालिबान के प्रवक्ता ने इस पर प्रतिक्रिया दी और लिखा, अफगान शरणार्थियों के प्रति पाकिस्तान का बर्ताव अस्वीकार्य है। पाकिस्तान को अपने प्लान के बारे में फिर सोचना चाहिए। पाकिस्तान की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अफगान शरणार्थी शामिल नहीं हैं। जब तक वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, तब तक पाकिस्तान को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के साउथ एशिया एडिटर अनवरासन एथिराजन। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट की मार झेल रहा है। कई लोग सुरक्षा के मद्देनजर देश छोड़ना चाहते हैं। अब पाकिस्तान अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि इस पूरे मामले पर उसकी पकड़ है। जैसे कि हमने कुछ ही दिनों पहले बलूचिस्तान में देखा कि एक बड़े आत्मघाती हमले में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी सुरक्षा दुरुस्त करना चाहता है। अब सरकार कहती है कि वो सभी अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई करेगी। उन लोगों को ढूंढकर डिपोर्ट करना पाकिस्तान के अधिकारियों के लिए काफी मुश्किल काम होगा और इससे तालिबान के साथ उनके रिश्ते और खराब हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान में मौजूद अफगानिस्तान के दूतावास ने इस कार्रवाई को लेकर अपनी चिंता जताई है और कहा है कि यह पाकिस्तान में रहने वाले अफगान नागरिकों को परेशान करना है। खबर अमेरिका से। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने स्पीकर केविन मैकार्थी को हटाने के पक्ष में मतदान किया। अमेरिकी सदन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। देखिए शॉन डिली की रिपोर्ट। हटाने के पक्ष में 216 वोट और इसके विरोध में 210 वोट पड़े हैं। ऐसा ऐतिहासिक रूप से पहली बार हुआ है और अब स्पीकर का पद खाली हो चुका है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर हटाए जा चुके हैं। मुझे गठबंधन करने और समस्याओं का हल निकालने के अपने प्रयासों पर कोई पछतावा नहीं है। मुझे समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आगे बढ़ाया गया था, इसीलिए आज मैं वोटिंग में हार जरूर गया हूं, लेकिन इस सदन से बाहर निकलते वक्त मैं खुद को बेहद भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अमेरिकी लोगों की सेवा करने का मौका मिला। मैकार्थी को अपनी पार्टी के सख्त रुख रखने वाले नेताओं के कारण जाना पड़ा। ये नेता कमरे के अंदर हुई उस डील को लेकर नाराज थे जिसमें उन्होंने शनिवार को टेम्पररी फंडिंग डील में डेमोक्रेट्स की मदद की थी। इस वजह से अमेरिका में शटडाउन नहीं हो पाया और ये शख्स हैं जिनकी वजह से मैकार्थी को जाना पड़ा। कंजर्वेटिव्स का एजेंडा स्पीकर मैकार्थी की वजह से पूरा नहीं हो पाया। हम हंटर बाइडन को तलब करने के लिए नोटिस भी नहीं भेज सके। धीमा होना हमारी चूक रही। खर्च के लिए हमारी प्राथमिकताएं भी सही नहीं हैं। टॉप लाइन बजट की वजह से महंगाई और कर्ज के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ेंगी। मैट गेट्स पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं। वो और उनके जैसे कुछ उग्र विचारधारा रखने वाले रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि बॉर्डर कंट्रोल में सख्ती की जाए और यूक्रेन की फंडिंग को सीमित किया जाए। इन लोगों ने हाल ही में एक ऐसी शॉर्ट टर्म फंडिंग का विरोध किया था जिसमें यूक्रेन के लिए अक्टूबर और नवंबर के बीच $6 अरब की मदद जारी की जानी थी। रात तक शटडाउन होने के खतरे को देखते हुए मैकार्थी ने डेमोक्रेट से मदद मांगी। इस शटडाउन से अमेरिका और उसकी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग के प्रभावित होने का खतरा था। डेमोक्रेट्स ने उनकी मदद इस शर्त पर की थी कि मैकार्थी आने वाले दिनों में यूक्रेन की फंडिंग को लेकर एक अलग बिल लेकर आएंगे, लेकिन मैकार्थी जा चुके हैं और उनके साथ जा चुका है उनका ये वादा।
बात प्रोस्टेट कैंसर की। प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के तरीके पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं। एक इंटरनेशनल ट्रायल में पता चला है कि बेहतर रेडियोथेरेपी की मदद से हज़ारों लोगों का हर साल सफल इलाज किया जा सकता है। यही नहीं, इस तकनीक के जरिए इलाज का समय भी कम हो सकता है। देखिए फर्गस वॉल्श की रिपोर्ट। किसी तरह का दर्द और दिक्कत नहीं हुई, इलाज बिल्कुल आसान था और कम समय में हो गया। इसका कोई बुरा प्रभाव भी नहीं है। एलिस्टेयर केनेडी रोज खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं कि उनके प्रोस्टेट कैंसर का इलाज 5 रेडियोथेरेपी सेशन में ही हो गया। 8 साल बाद वो 64 साल के हो चुके हैं और अब कैंसर से आज़ाद हैं। ऐसा लगा जैसे मुझे कभी प्रोस्टेट कैंसर हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे कोई लक्षण नहीं दिख रहा था और इलाज काफी आसान था और असरदार भी रहा। इनका इलाज लंदन के रॉयल मार्सडेन अस्पताल में किया गया। वो उस अहम ट्रायल का हिस्सा थे जिसमें यूके, आयरलैंड और कनाडा के 38 अस्पतालों से 900 मरीज शामिल हुए। सभी मरीजों को मीडियम रिस्क प्रोस्टेट कैंसर था जो फैला नहीं था। 5 साल बाद 5 हाई डोज मल्टीपल बीम रेडियोथेरेपी लेने के बाद ये 96% लोग कैंसर फ्री हो चुके हैं। वहीं 20 डोज लेने वाली मल्टीपल रेडियोथेरेपी लेने वाले 95% मरीज कैंसर से ठीक हो गए हैं। दोनों ग्रुप्स पर काफ़ी कम साइड इफेक्ट देखा गया। रॉयल मार्सडेन अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर इस इंटरनेशनल ट्रायल का नेतृत्व कर रहे थे। उनके लिए ये बड़ा पल था। जब हमारे सामने नतीजे आए तो मैं हैरान हो गया। ये शायद मेरे करियर के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक था। मरीजों और हेल्थ सर्विस के लिए ये एक खुशखबरी है। इसका मतलब ये है कि प्रोस्टेट कैंसर वाले हज़ारों लोगों के लिए ये एक बेहतर एक्सपीरियंस हो सकता है। इससे 1 हफ्ते में रेडियोथेरेपी के जरिए इलाज किया जा सकेगा और हार्मोन थेरेपी की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। एलिस्टेयर को एक सामान्य से ब्लड टेस्ट के जरिए कैंसर का पता चला था, इसलिए वो चाहते हैं कि 50 साल से ऊपर के सभी लोगों को ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए। जानते हैं कौन है ये? 104 साल की डॉरथी हॉफनर। और कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर। इस कहावत को सच कर दिखाया है इन्होंने अमेरिका में 4000 मीटर की ऊंचाई से स्काई डाइविंग कर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। डॉरथी हॉफनर से पहले ये रिकॉर्ड 103 साल की स्वीडिश महिला के नाम था। आज के लिए बस इतना ही। ओह गॉड, इसीलिए मैं बीबीसी देखता हूँ, ज़्यादातर बीबीसी ही देखता हूँ ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मिले राइट मिले। जैसे गोदी मीडिया जो देती है वो गोदी मीडिया को नहीं फॉलो करना। आप भी फॉलो मत कीजिए, जो सच्चाई दिखाते हैं उसी को देखें। ज़्यादातर आप लोग सर्च करना चाहिए कौन सा न्यूज़ सही है कौन सा न्यूज़ गलत है। बहुत से न्यूज़ वाले गलत भी दिखाते हैं, ये बीबीसी भी कभी कभी गलत दिखाता है। उसको भी फॉलो करना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट।